आज की वीडियो थोड़ी-सी डिफरेंट है। वो लोग जो कि मलेशिया आना चाह रहे हैं या किसी और कंट्री जाना चाह रहे हैं, आप थाईलैंड में जाना चाह रहे हो, आप लाओस, कंबोडिया कहीं भी या फिर आप यूरोप के किसी कंट्री में, दुबई में, आप अरब कंट्रीज़ किसी भी कंट्री में आप जाना चाह रहे हो कि वहाँ पे जाके कोई जॉब-शॉप करोगे, नौकरी-शोकरी करोगे। मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि ताकि आपको पता चले कि चल क्या रहा है। यानी कि वर्ल्ड लेवल पे तनख्वाहों की क्या बेस है, किस कंट्री में कितनी आपको तनख्वाह मिलती है। अच्छा, ये मेरी सर्च नहीं है, इस फ़ोरम की सर्च है, इसका मैं लिंक भी दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कम से कम सैलरियाँ बताएगा दुनिया में, कम से कम सैलरियाँ जो कि मिनिमम सैलरियाँ और आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स काट के जो टैक्स वगैरह अदा करने हैं आपने वहाँ पे, उसको टैक्स काट के यानी कि अगर आपने कोई परमिट भी लगाया हुआ है तो उसके भी पैसे निकाल के तो आपको बताएगा कि कितनी आपको सैलरी-सुलरी मिलेगी। अच्छा, सबसे नीचे जो है वो मेक्सिको है, वो कहता है जी $1.01 यूएस डॉलर में बता रहा हूँ, ये यूएस डॉलर में इतने पैसे आपको मिलेंगे। फिर पुर्तगाल है 4.41 यूएस डॉलर मिलेंगे, ये आपको 1 घंटे के पैसे हैं सारे यहाँ पे। और फिर ऊपर देखें जी पोलैंड है उसके नीचे 3.59 है, ये तुर्की भी है 3.49 है। ये इनसे ऊपर चले जाएँ इसराइल है, स्पेन के है जी 5.37 और उसके अलावा जापान के है 5.52 उससे ऊपर चले जाओ कोरिया है, कोरिया से ऊपर मुख्तलिफ है जी, कनाडा भी है, कनाडा के देखें जी 7.18 है, 7.18 डॉलर हैं यानी कि पर एक घंटे के काम के। तो आप देख लो हिसाब लगा लो जर्मनी है, फिर ऊपर न्यूज़ीलैंड चल जाता है, फिर ऊपर नीदरलैंड भी है, उसके ऊपर फ्रांस भी है, आयरलैंड भी है, बेल्जियम भी है। इसके ऊपर जाओगे यहाँ पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। वो कह रहा है हाई पेइंग जो इस वक्त दे रहा है। इस अब आप सोच रहे हो कि यार इसमें हमारा दुबई, सऊदीया, मस्कत तो है नहीं है या इसमें मलेशिया नहीं है, थाईलैंड नहीं है। भाई ये छोटे कंट्रीज़ हैं, इनकी पेस थोड़ी सी है। मिसाल के तौर पे जो मलेशिया के अंदर नॉर्मली सैलरी जो स्टार्ट हो रही है एक बंदे को मिल रही है वो 8 रिंगट से स्टार्ट हो रही है। 8 रिंगट एक घंटे के। तो 8 रिंगट तो वो एक $2 भी नहीं बनते हैं, वो 1 पॉइंट समथिंग डॉलर बनते हैं। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलरियाँ आम नॉर्मल जो आप मलेशिया में ज़्यादा वो कितनी हो रहेगी उसकी? ज़्यादा $3 हो जाएगी। तो ये है कि ये मलेशिया, ये थाईलैंड, ये दूसरे कंट्री ये थोड़े पैसे देते हैं, यानी कि आपको पैसे भी थोड़े मिलेंगे और उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ 1 पॉइंट समथिंग जो डॉलर बन रहा है आपका मलेशिया का, उसके अंदर आपने वीज़ा भी लगवाना है और उसके बाद टैक्सेस वगैरह भी यानी कि वीज़े लगाने के बाद कुछ छोटे-मोटे डॉक्यूमेंटेशन है वो भी उसके अंदर ही आपने करवानी है पैसों के अंदर। तो और उसके अलावा जी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया $9.54 यानी कि 1 घंटे के $9.54 दे रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो कि उसके अंदर आप देख लो कि उसके अंदर कितने बनते हैं। जी आपके अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि उसके अंदर मलेशिया के अंदर कितने बनते हैं। तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। आप मैं ये कहना ये चाह रहा था, अब आप सोचोगे यार ऑस्ट्रेलिया जाना तो बड़ा मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, कनाडा-शनाडा जाने के लिए, फ्रांस यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ जाना तो बड़ा मुश्किल है। तो भैया जी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जितने पैसे का आप वीज़ा टू वीज़ा लेके आते हो ना मलेशिया का, यानी कि 4.5 लाख का, इतने ही पैसों में बंदा लीगल जो है ना अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करा देता है, बाद में सिर्फ आपने टिकट खरीदनी है, आपको वीज़ा मिल जाता है इतने पैसों में। आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाएगा, कनाडा, जापान का वीज़ा मिल जाएगा। जापान का वीज़ा तो पाकिस्तानियों के लिए वैसे भी फ्री है। आपको इसके अलावा ये है कि यूरोपियन वीज़े मिल जाएँगे, आपको अमेरिका का वीज़ा मिल जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ इतने में मिल जाएगा? कैसे? ऐसे है कि आप ये जो पैसे ये थोड़े इन्वेस्ट करो, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ और एक और गलती ना करना, ये है ट्रैवल हिस्ट्री आज ही कंप्लीट की है, आज शुरू हुए हो, इस कंट्री गए हो, उस कंट्री गए, उस कंट्री गए हो और उसके फ़ौरन बाद आगे आपने आगे अप्लाई कर दिया जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, इस तरह के भी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। काउंसलर जो होता है हमारी जितनी उम्रें हैं ना काउंसलर का उससे ज़्यादा तजर्बा होता है। काउंसलर को भी ये गेम समझ आ जाती है, ये बंदा क्या कर रहा है। अगर ये जेन्युइन ये विज़िटर है, ये टूरिज़्म के लिए जाता रहता है, तो ये अगर जेन्युइन ये बंदा है, टूरिस्ट है, तो ये इस तरह की गेम नहीं करेगा कि एक ही मंथ में सारे वीज़े आपने लगवा के चक्कर-शक्कर लगा के आ गए और उसके बाद आपने वीज़ा भी अप्लाई कर दिया बड़े कंट्री का। तो जो स्लो मोशन या कूल डाउन पीरियड में आके बंदा काम करता है, फिर वो उसको समझ आ जाती है, इसकी बंदे की थोड़ी सैलरी आती है, थोड़ी सेविंग होती है, उसके बाद ये बंदा जाता है किसी और कंट्री के लिए। तो कुछ एक रिदम के साथ चलिएगा और ये है कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये
ये वो कंट्रीज़ है आराम से इनके वीज़े मिल जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था भाई $100 कैनेडियन $100 का है वीज़ा कनाडा का, और $80 आपने एक्स्ट्रा देने हैं सिर्फ़ एक दफ़ा, 10 साल में एक दफ़ा देते हैं जब आपने फर्स्ट टाइम आपने फिंगरप्रिंट कराने हैं। जब आपके फिंगरप्रिंट हो गए हैं उसके बाद आपका वीज़ा कनाडा का हो, अमेरिका का हो, कोई भी जो फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है, यानी कि दोबारा आपको फिंगरप्रिंट के लिए पैसे नहीं देने। अगर रिजेक्ट भी हो जाता है वीज़ा, आपने दोबारा वीज़ा अप्लाई करने के लिए दोबारा फिंगरप्रिंट के पैसे नहीं देने, सिर्फ़ एक दफ़ा $80 आपने देने हैं, कैनेडियन $80। ये मलेशिया का प्राइस मैं बता रहा हूँ। अदर कंट्रीज़ में भी यही है। तो मेरा भाई कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने पैसों में आपने विज़िट वीज़ा पे मलेशिया में आना है ना, उतने पैसों में आप दुनिया में छोटे-छोटे कंट्रीज़ घूम लो, इतने में बंदा घूम लेता है। 4.5 लाख में आराम से आप थाईलैंड भी चल जाओगे अगर आप पाकिस्तान से हो। मैं पाकिस्तान 4.5 लाख बता रहा हूँ। अगर आप इंडिया से भी हो फिर भी इतने में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4.5 लाख कितने इंडियन बनते हैं? इतने पैसों के अंदर आप क्या करोगे, आप थाईलैंड भी आ जाओगे, साथ कंबोडिया, साथ लाओस है, तीनों के स्टिकर वीज़े मिल जाते हैं। इनके स्टिकर वीज़े भी लग जाएँगे, उसके बाद आप मलेशिया भी आ जाओगे और मलेशिया से आगे सिंगापुर भी चल जाओगे और उसके बाद वापस की घर की टिकट करा लो, आपका ये ट्रिप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर आप ट्रिप किसी और कंट्री का मिला लो, फिलिपाइन चल जाओ, उसके बाद किसी और ट्रिप मिला लो, 2-3 आप ट्रिप कर लो। ये जो मैं आपको बताया ना 4-5 कंट्रीज़ एक दफ़ा आपने ट्रिप लगाना है, इसके अंदर 4.5 लाख में ही आपकी बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। और किसी भी आप छोटे-मोटे कंट्रीज़ का वो अप्लाई करोगे इसके बाद तो आपको दस्ती वो वीज़ा भी देंगे, एंट्री भी देंगे कंप्लीट। तो मेरा भाई ये है कि यहाँ पे एक और मसला है कि बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं होती। बैंक स्टेटमेंट में मसला ये होता है कि हमने अप्लाई करना है यूरोप का वीज़ा, तो हमारे के अंदर 2300 2300 यूरो तो कम से कम होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1, नंबर 2 ये है कि 4000 से लेके 8000 यूएस डॉलर तो हमारे अकाउंट में होने चाहिए अगर आपने कनाडा, अमेरिका के लिए अप्लाई करना है। हमारे अकाउंट में वो भी नहीं होते हैं। तो वो काउंसलर को समझ आ जाती है कि ये इस बंदे ने यहाँ से अगर टिकट लेनी है तो जो नॉर्मल प्राइस है वो तो 6000 रिंगट की तो टिकट है आने जाने की, तो ये बंदा कैसे मैनेज करेगा? 6000 रिंगट की बात कर रहा हूँ। तो आप ये इस तरह करो कि आप अगर मलेशिया में हो तो आपने स्टेटमेंट बनानी है, दो 20,000 से 25,000 रिंगट कम से कम आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि 20,000 रिंगट से लेके 25,000 रिंगट आपके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े होने चाहिए। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अपने अपने कंट्रीज़ में कितना होता है ये। तो स्टेटमेंट का इशू है। दूसरी बात ये है कि ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये छोटे-छोटे कंट्रीज़ की बता रहा हूँ कि मिनिमम ये इतनी सैलरी हैं। तो मेरा भाई ये जहाँ पे पैसे टाइम ज़ाया, जवानियाँ ज़ाया करोगे ये छोटे-छोटे कंट्रीज़ में, यहाँ पे आपने पूरी ज़िंदगी लगा देनी है। ये जो यूट्यूबर आपको बता रहे हैं ना मलेशिया आ जाओ, मलेशिया बड़ा अच्छा है इस वक़्त, मलेशिया दौर में देखो क्या कहाँ पे खड़ा होगा। अभी जहाँ पे भी मलेशिया खड़ा है, या अभी जहाँ पे भी दुबई खड़ा है, अभी जहाँ पे भी मस्कत खड़ा है, अभी जहाँ पे भी सऊदीया खड़ा है, आप देखो उस कंट्री में आपकी क्या वैल्यू है। क्या आप अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस वहाँ पे खोल सकते हो? अभी जिस भी कंडीशन में हो आप, यानी कि विज़िट वीज़ा पे हो या वर्क वीज़ा पे हो, क्या वर्क वीज़ा पे आप अपना बिज़नेस खोल सकते हो? क्या ये मुल्क आपको इजाज़त देते हैं? क्या ये मुल्क आपको नेशनैलिटियाँ देंगे अंदर 2 साल के अंदर? क्या ये मुल्क आपको ये इजाज़त देंगे कि कोई भी बंदा जहाँ मर्ज़ी जाके अपना ठेला वगैरह लगा के वहाँ पे कुछ चीज़ें-चूज़ें सेल करना शुरू कर दे, अपना छोटी-मोटी शॉप खोल ले? क्या ये मुल्क इजाज़त देते हैं? अगर नहीं देते तो भाई इन चीज़ों में नहीं पड़ो कि ये मुल्क नेक्स्ट कब खड़ा हो, कहाँ पे खड़ा होगा? जहाँ पे भी खड़ा होगा, हम तो यही ख्वाहिशात कर सकते हैं ना नेक, हाँ, अच्छी बात है ये जहाँ भी खड़ा हो, इसकी अच्छी अच्छाई के लिए दुआ कर सकते हैं। मगर हमारा मुस्तकबिल जहाँ पे ब्राइट नज़र नहीं आता, अगर यहाँ पे ब्राइट नज़र नहीं आता तो जिस कंट्रीज़ में ब्राइट नज़र आता है वहाँ पे चले जाओ। मैंने यूरोप की बात की थी, वहाँ पे 2-3 साल लगाओगे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। वो डॉक द और 2-3 साल में और उसने कई मौके इस तरह के मिल जाते हैं, कई इस तरह की चीज़ें निकल आती हैं, आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो। आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो और अपना वहाँ पे अपना कारोबार चला सकते हो। कोई ठेला-ठैया कोई बर्गर की दुकान है, कोई अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हो, कोई इस तरह के मामलात कर सकते हो या किसी जगह अच्छी जगह जॉब कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता। आप परमिट के अंदर काफ़ी सारी छूट मिल जाती है, वर्क परमिट के अंदर। टैक्सेस के अंदर बंदे को छूट मिल जाती है। कई मामलात होते हैं भाई। तो अगर ये है कि आप ये देखो कि आपका फ्यूचर कहाँ पे सिक्योर है, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगी? अगर मिलेंगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलेंगी तो फिर बेनिफिट नहीं है उस कंट्री में टाइम ज़ाया करने का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मलेशिया ना आओ, मैं ये नहीं कह रहा कि मलेशिया काम ना करो। कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अपना फ्यूचर देखो। आपने करना क्या है? क्या आपको ज़रूरत है किसी और मुल्क की नेशनैलिटी की? अगर आपको ज़रूरत है तो फिर ऐसे कंट्रीज़ का मूव मूव करो या ऐसे कंट्री जाओ जहाँ पे आपको नेशनैलिटी या पीआर वगैरह मिलता है। अगर आप समझते हो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ़ काम करना है, रिज़्क़ है, हलाल कमाना है, उसके बाद मैं वापस चल जाऊँगा, तो फिर ठीक है, मलेशिया भी बेस्ट ऑप्शन है, अदर कंट्रीज़ भी बेस्ट ऑप्शन है। जहाँ का वीज़ा लगता है वहीं पे जाके सारे साढ़े 100% तो मेहनत करो। तो भाई इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो उम्र है ना, ये ज़्यादा देर ठहरने वाली नहीं है। ये जो जवानी है ना, ये ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है। तो वो बाकी ये है कि अपना हौसले पैदा करो,
हिम्मत करो, इसका भरपूर इस्तेमाल करो। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि यार ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं कर रहा, आप नियत करो, आप ढूंढो, आप बाहर निकलो काम शाम के लिए, आप स्ट्रगल करो। और हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, अक्सर मैं ये कहता होता हूँ कि जब जज्बा हो उड़ान भरने का, जब वो बंदे के उड़ने का जज्बा होता है तो पाँव में ताकत आ ही जाती है, तो बंदा उड़ना सीख ही जाता है। तो लिहाजा ये है कि आप इस तरह करो कि आप कोशिश करो कि क्या करना है आपने फ्यूचर में, तो आप उसके लिए स्ट्रगल करो, जी जान कोशिश करो। यही उम्र है जिसके अंदर आप सारी रात सारा दिन भी काम कर लोगे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।